जी, ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स और क्लास नंबर 17 है। आज हमने लोगो डिज़ाइन थ्योरी के हवाले से चीज़ें देखनी है। अच्छा, देखें, लोगो डिज़ाइन की अगर हम बात करें ना तो ग्राफिक डिज़ाइन में जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो लोगो डिज़ाइन की हैं। अगर आप फाइवर पर जाकर देखें तो सबसे ज़्यादा गिग्स भी लोगो डिज़ाइन की हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो भी न्यू स्टार्टअप है ना, उसको कोई आइडेंटिटी चाहिए और यानी समझ लें कि जो भी कंपनी नई बनती है, उसका एक फेस होता है और वो फेस रिप्रेजेंट किया जाता है लोगों के ज़रिए। अच्छा, अगर मैं थोड़ा-सा नीचे आ जाऊँ, तो यहाँ देखें आप लिखा हुआ है व्हाट इज़ लोगो। अच्छा, लोगो की बात करें तो लोगो में इमेजेस आती हैं, आपका टेक्स्ट आता है, शेप आता है, या तो ये 3 चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट भी लोगो हो सकती हैं या इन सब का कॉम्बिनेशन भी लोगो हो सकता है। ठीक है? अच्छा, इसका यानी समझ लें कि डिपिक्ट करता है नेम एंड पर्पस ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, जैसे आप नीचे देखें डिफरेंट लोगो एग्जांपल्स हैं जिसमें पेप्सी है, केएफसी है, इसके अलावा बर्गर किंग और हार्वर्ड, नासा, एप्पल एंड गूगल। अच्छा, इसको हम अभी आगे चल के देखेंगे मजीद क्या चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाए, तो नेक्स्ट में कंपोनेंट्स ऑफ ए लोगो। अच्छा, कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में आपका 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं किसी भी लोगो के अंदर। वो क्या-क्या चीज़ें, पहली 2 चीज़ें तो ये ज़हन में रखिए कि ये आपकी हर डिज़ाइन में इम्पोर्टेंट है। यानी इसका मतलब ये है कि कलर और टाइपोग्राफी हर डिज़ाइन में मौजूद होती है। इसी तरह से लोगों के अंदर भी आपकी कलर, टाइपोग्राफी फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद शेप होता है, इमेज होती है और टैगलाइन होती है। शेप, इमेज आपके दूसरे डिज़ाइंस के भी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अगर आप केएफसी के लोगो को देखें, तो केएफसी के लोगो में कलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? यानी ये रेड या मैरून टाइप कलर है। उसके बाद टाइपोग्राफी में केएफसी और ये सो गुड की जिस तरह से अरेंजमेंट की गई है, इसको आप टाइपोग्राफी बोलेंगे। तो शेप की बात करें तो इनके पीछे ये जो साहब हैं, क्या नाम है इनका? कर्नल कुछ इस तरह का नाम है इनका। तो बैक साइड पे देखिए एक शेप है, और इमेज की बात करें तो इमेज इन साहब की अपनी इमेज है। और टैगलाइन की बात करें तो हर कंपनी की एक टैगलाइन होती है, स्लोगन होता है। कुछ कंपनीज नहीं भी रखती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज की टैगलाइन स्लोगन होता है। तो उसमें आपके सामने लिखा हुआ है सो गुड। सो गुड इसकी टैगलाइन है केएफसी की। अच्छा, इसी तरह टोयोटा को देखें तो टोयोटा के अंदर चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं, कलर, टाइपोग्राफी, इसके अलावा शेप एंड टैगलाइन। इमेज नहीं है इसमें, ठीक है? अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड इसकी टैगलाइन है। अच्छा, थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए तो नीचे क्या है कि व्हाट मेक्स ए लोगो स्टैंड आउट। देखिए, लोगो में आपका लोगो स्टैंड आउट किस तरह से होगा कि ऑडियंस एप्रोप्रिएट या फिर रेलिवेंट होना चाहिए, ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये चीज़ें हमने डिज़ाइंस के वाले में भी टारगेट ऑडियंस के अंदर देखी थी। अच्छा, फिर क्या है, इजी टू रीड, यानी आप ये समझ लें कि वो देखते ही आपको समझ आ जाए कि इसका क्या पर्पज़ है इस लोगो का, या ये किस तरह की कंपनी का लोगो हो सकता है। ठीक है? यानी इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लोगो में आपने एक स्पून और फॉग लगाया हुआ है। तो क्या वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लोगो है? हाँ जी। जी, क्या कहते हैं?
अच्छा, इसी तरह से यानी आपका इजी टू रीड और ऑडियंस अप्रोप्रिएट या फिर रेलिवेंट आपका इस तरह से होता है कि आपने जो भी एलिमेंट उसमें यूज किए हैं या जो भी कंपोनेंट्स उसमें यूज किए गए हैं, कोई आइकन है, तो वो प्रेजेंट कर रहा हो कि ये किस फील्ड का लोगो है। अब फोक और स्पून है तो पहली बात तो हमारे जेहन में यही आएगा, ये किसी फूड या किसी रेस्टोरेंट टाइप कोई कंपनी है, उनका लोगो है ये। अच्छा, डिस्टिंक्ट से मतलब ये है कि आपका लोगो दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको कॉपीराइट पड़ जाएगा। उसमें ये होता है कि दो चीज़ें, एक तो ये कि डिस्टिंक्ट यानी अगर डिफरेंट नहीं है और आपने कोई लोगो, यानी आपने एज ग्राफिक डिजाइनर एक लोगो कहीं किसी और लोगो को कॉपी करके बना लिया है, तो अब क्या होगा कि इसमें दो तीन नुकसानात होते हैं। नंबर एक तो ये होगा कि उस कंपनी की साख मुतासिर होगी, यानी उस कंपनी का एक नाम बना हुआ है, वो 15-20 साल से काम कर रही है और आप एक न्यू कंपनी आए हैं, ठीक है, यानी आपका क्लाइंट एक न्यू कंपनी है और आपने उसको सेम वैसा लोगो बना दिया। अब उसमें क्या होगा कि लोग धोखा खाएंगे और समझेंगे कि ये वही कंपनी है जो 15-20 साल से चल रही है। ठीक है, नंबर एक तो ये होगा कि आपका यानी इसमें आप समझ लें कि एक फ्रॉड के केस में आ जाएगा कि जी आप उसके उसी तरह का लोगो, उसी तरह का नेम लेकर और आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उसके क्लाइंट वो आपके पास आ रहे हैं और उनको वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही या कुछ इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरा ये कि जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो उस केस में आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उस जो आपका कंपटीटर है या जिसका जो आपने देख के लोगो बना लिया या बनवा लिया या डिज़ाइनर ने बना लिया, तो उस केस में क्या होगा कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी और आपसे जो भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, जैसे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है, हमारे यहाँ की जो अथॉरिटी है जो कि नेम्स वगैरह लोगोस वगैरह रजिस्टर्ड करती है, उसको कहते हैं आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो आपका लोगो रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी। इस वजह से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये कि आप किसी के क्लाइंट्स को खराब ना करें, दूसरा ये कि आपकी रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाए, ठीक है। तीसरा ये कि आपका एक अपना नेम बने, यानी आप अगर सेम अक्सर आपने देखा होगा कि किड्स एकेडमी है आप लोगों के में भी एरियाज में भी ना हो, यहाँ लाहौर में बहुत ज़्यादा, बाकी वो डिफरेंट सिटीज़ में भी है, कराची का मुझे आइडिया नहीं है। तो किप्स एकेडमी है एक, किप्स इसकी ई कैट, एम कैट, प्रिपरेशन और सी एस एस। तो किप्स में लोगों ने किया हुआ होता है, उसके जो स्पेल है वो है कुछ इस तरह से, KIPS, किप्स। तो लोगों ने किया हुआ होता है KIPPS, और सेम उसी तरह का फॉन्ट, उसी तरह का कलर यूज किया हुआ होता है कि लोग के समझ के जो है ना हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, और यानी लोगों के अंदर या कोई आप कंपनी बना रहे हैं उसके अंदर भी किसी को कॉपी ना करें, बल्कि एक अपना नेम बनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं बायोटेक्स ट्रेनिंग है, तो बायोटेक्स ट्रेनिंग का लोगो भी किसी से मैच नहीं करता होगा और नेम भी किसी से मैच नहीं करता होगा, ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूशन का नेम बायोटेक्स नहीं होगा। इस वजह से इसकी रजिस्ट्रेशन भी हमें मिल गई है, नेम भी मिल गया है, इसकी वेबसाइट भी मिल गई है जिसके ऊपर वर्किंग हमारी जारी है। अच्छा, जो इसका कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, ये जो बायोटेक्स ट्रेनिंग्स के हवाले से जो लोगो है, जी बायोटेक्स ट्रेनिंग लोगो का कॉन्सेप्ट दिखाया था मैंने आप लोगों को।
मैं लोगों की नहीं बात कर रहा, उस लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस हवाले से ज़रा देख लें, आपको इससे भी आइडिया होगा कि हम लोगों के पीछे किस तरह की स्कीम या किस तरह की थिंकिंग रख के काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो आप देखिए इसका जो ये जो सिंबल है, इसको, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा समझ लें। ये कॉन्सेप्ट है जी, इसमें ये जो आपको 7 जो नज़र आ रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायमंड साइन या स्क्वेयर्स हैं, तो ये सारी बाइट्स हैं। ठीक है, इन बाइट्स से जो कॉन्सेप्ट बनाया गया ये बी बनता है इससे। ठीक है, बी से ये बाइटेक्स का बी, उसके बाद वाई है, उसके बाद टी है, आफ्टर दैट ई है, और आफ्टर दैट एक्स है। तो ये कॉन्सेप्ट है बाइटेक्स के लोगों के पीछे। ठीक है, और आप लोगों ने भी ट्राई ये कर रही है कि यानी मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लोगो दूसरों से डिफरेंट हो, आपका नेम दूसरों से डिफरेंट हो। यानी ये तो खैर जो भी क्लाइंट आपका होगा उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो भी वो आपको नेम देगा उसके अकॉर्डिंग आपने एक यूनिक लोगो बना कर देना है। अच्छा, इट शुड बी स्केलेबल की अगर आप बात करें तो स्केलेबल दो टर्म्स में होता है। स्केलेबल से मुराद ये कि आप उसको एक्सटेंड कर सकें। एक्सटेंड से मुराद ये कि आप सेम लोगों के साथ कोई कलर स्कीम चेंज करके या कोई थोड़ा बहुत नेम चेंज करके, जैसे लिखा हुआ है बाइटेक्स ट्रेनिंग्स, इसी तरह से हो सकता है बाइटेक्स डिज़ाइन सर्विसेज। ठीक है, इसी तरह से मज़ीद अगर हम आ जाए तो बाइटेक्स डेवलपमेंट्स या बाइटेक्स डेवलपर्स, इस तरह से आपका वही लोगो आगे एक्सटेंड कर रहा हो, स्केलेबल हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसकी ना एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक अच्छा, अगर इसको देखें ना आप, तो इसके अंदर फेडेक्स एक कंपनी है जो फेडेक्स एक्सप्रेस, फेडेक्स ग्राउंड, फेडेक्स फ्रेट। ठीक है, कर वो ये रहा है कि ये देखिए फेडेक्स ऑफिस है। अब वो क्या कहता है कि फेडेक्स का लोगो सेम रखता है। ठीक है, वो ना शेयर करना ग्रुप में, जो भी लोगो बनाया ना आपने। अच्छा देखिए, अब फेडेक्स क्या कर रहा है कि एक्सटेंड कर रहा है अपने यानी बिजनेसेस को। तो वो क्या करता है कि लोगो सेम रहने देता है अपना। ठीक है, सिर्फ जो ई एक्स है उसका कलर चेंज करता है, ओवरऑल देखें। और नीचे जो है, नीचे वो एक बिजनेस नेम डाल देता है नीचे, जैसे नेम फेडेक्स सेम रहेगा, ई एक्स का कलर चेंज होगा, और उसके बाद बिजनेस का नेम आ जाएगा कि ये किस 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 बिजनेसेस में डील कर रहे हैं। जैसे होम डिलीवरी है, एक्सप्रेस है, सर्विसेज है, ग्राउंड, फ्रेट, ट्रेड नेटवर्क। तो इसको कहते हैं लोगो स्केलेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, स्केलेबिलिटी एक और टर्म में कुछ इस तरह से आती है कि आप अगर लोगो एक रास्टर किसी सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप वगैरह में लोगो बना देते हैं और वो वेक्टर नहीं है। अच्छा,
आपने उसको बनाया 1000 बाय 1000 पिक्सल में या 2000 बाय 2000 पिक्सल में, और वो लोगो अब ज़रूरत ये पड़ गई है कि आपने उस कंपनी का कोई बिलबोर्ड डिज़ाइन करना है। अब बिलबोर्ड जो है वो कई हज़ार या यानी अगर फीट में लगा लें तो वो यानी समझ लें कि सैकड़ों फीट के अंदर उसका, यानी आपका जो थर्ड फिगर है वहां तक भी जो है ना बिल बोर्ड्स होते हैं। अच्छा, अब उसमें आपका 100 फीट भी हो सकता है, 50 फीट भी हो सकता है या आप ये लगा लें, यानी डिफरेंट साइजेस हैं बिलबोर्ड में भी, एरिया के अकॉर्डिंग जो है ना वहाँ पे साइज डिफाइन होते हैं, जिसमें आपका 30 बाई 40 है, फिर 20 बाई 40 है, डिफरेंट साइजेस हैं बिलबोर्ड के भी। अच्छा, यानी ये 100 से ऊपर तक जाते हैं, डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा। अब वहां पर आप अगर वो 2000 बाय 2000 वाला पिक्सल का लोगो लगाएंगे और उसको उस साइज के अकॉर्डिंग बड़ा करके, यानी थोड़ा सा साइज उसका बड़ा करेंगे, तो उस केस में वो पिक्सेलेट हो जाएगा। तो आपका लोगो यदि किसी ऐसी वेक्टर टूल या वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए कि वो स्केलेबल हो, इन यदि समझ लें कि इन टर्म ऑफ साइज आप उसको स्केल कर सके, तो वो पिक्सेलेट ना हो। अच्छा, इट शुड बी मेमोरेबल एंड इम्पैक्टफुल। मैं अगर आपसे कहूँ कि ये किस कंपनी का लोगो है, कि जहाँ मेरा माउस है, और ये दिस वन, दिस इज कॉल्ड मेमोरेबल एंड इम्पैक्टफुल। अब इसके बारे में और क्या इसको एलेबोरेट करूं, आपको इससे समझ आ गई होगी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, आपका लोगो इतना कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि वो याद ही ना रहे कि मैंने क्या देखा था। ठीक है, अब मैंने इस लोगो को कई दफ़ा देखा है, हार्वर्ड के लोगो को, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम में देख के नहीं समझ आती, और यहाँ लिखा हुआ देख के समझ आ जाती है हार्वर्ड का लोगो है। लेकिन इसको देखते साथ ही फौरी क्लिक होता है कि पेप्सी है, इसको देखते साथ ही फौरी क्लिक होता है कि एप्पल है। ठीक है, तो इट जो है ना, इस तरह हम कह सकते हैं कि इट शुड बी मेमोरेबल एंड इम्पैक्टफुल। ठीक है, आपका पेप्सी का लोगो, एप्पल का लोगो, इसके अलावा मेटोला का लोगो, टोयोटा का लोगो, होंडाई का लोगो, ये सारे के सारे मेमोरेबल इम्पैक्टफुल है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई सबको कि नहीं? अच्छा, आगे आजे तो देखें, हम अब ये देखने लगे हैं कि क्या यूज़ क्या है लोगों का। अच्छा, लोगो आपका किसी भी जगह पर प्लेस हो सकता है, कंपनी की प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, कंपनी ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी लोगो यूज़ होता है। अच्छा, फिर अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट के टॉप के ऊपर एक लोगो डिस्प्ले होता है। ठीक है, और उसमें यानी जो भी आपका जो भी कस्टमर वगैरह हैं वो जो वेबसाइट को विजिट कर रहे थे, तो उसको यानी देखते पता लग जाता है कि जी ये किस कंपनी की वेबसाइट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका जितना भी यानी कॉन्टेक्ट बेस इंफॉर्मेशन वाला जो मटेरियल है, लाइक आपके लेटर हेड्स हो गए, आपका बिजनेस कार्ड हो गया, जिससे एक कॉन्टेक्ट पैदा होता है आपका, यानी आपकी कंपनी का या आपके कस्टमर्स का, तो उसके ऊपर भी, बिजनेस कार्ड पर भी देखें तो लोगो लाजमी होगा। इसी तरह से एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं मार्केटिंग मटेरियल। मार्केटिंग मटेरियल से मतलब ये कि आप अपनी किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन या मार्केट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपका इसी तरह से लोगो यूज़ होना है।
ठीक है, आपके एड्स पर, ब्रोशर पर, पैकेजिंग पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ लेटर्स पर। ठीक है, तो जी बिल्कुल, आपके बैनर्स पे भी आप अक्सर देखें ना, बैनर्स, ये जो वेब बैनर्स होते हैं, तो वेब बैनर्स जो यानी आपकी वेबसाइट के नीचे या आप जो भी ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें एक नीचे एडवर्टीजमेंट चल रही होती है, तो उसमें भी लोगोस मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो बड़े ब्रांड्स हैं इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये यानी समटाइम्स लोगो दे रहे होते हैं, समटाइम्स अपनी कलर स्कीम ऐसी दे देते हैं कि उसमें आप समझ लें कि सिर्फ एक मैसेज होता है और कलर स्कीम होती है, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। यानी आमतौर पे मोस्ट ऑफ द टाइम लोगो होता है, 90% लोगो होता है बैनर्स वगैरह पर भी। अच्छा, इसके अलावा आपने कभी प्रेजेंटेशन दी हो या किसी यूनिवर्सिटी में कोई क्लास में प्रेजेंटेशन किसी टीचर वगैरह से ली हो, तो उसमें भी लोगो यूज़ होता है। ठीक है, यानी ये जो पीपीटीज होती हैं, पावर पॉइंट्स की जो स्लाइड्स होती हैं, उसमें देखें तो वहाँ पर भी कंपनी जब कोई प्रेजेंट कर रही होती है, कोई इंटरनल मीटिंग हो रही होती है या कहीं बाहर जाकर जो है प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के हवाले से, तो वहाँ पर भी लोगो लाजमी यूज़ होता है। कंपनी कम्युनिकेशन में जैसे कि लेटर्स हो गया, ईमेल्स, कैश मेमोज हो गए। ठीक है, इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें जिससे कंपनी कम्युनिकेट कर सकती है, उसके अंदर आपका लोगो यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, ये तो हो गए जी डिफरेंट यूजेस फॉर ए लोगो। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ लोगोस के ऊपर। अच्छा, पहली अगर बेसिक टाइप देखें, देखिए 5 बेसिक टाइप हैं और उसके बाद जो है ना सारी टाइप्स इन्हीं पर ही बेस कर रही होती हैं, इसके अलावा जितनी भी हैं। अच्छा, बेसिक टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली जो टाइप है वो है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक लोगो वो कंपनीज यूज करती हैं जो कि ब्रांड बन चुकी हैं। उनको अपना नेम लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, वो इतने फेमस हो जाती हैं, इतना बड़ा ब्रांड बन जाती हैं। आप कभी भी किसी स्टार्टअप लोगों के लिए सिंबॉलिक लोगो कभी भी नहीं बनाएंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर बायोटेक्स ट्रेनिंग एक समझ लें कि स्टार्टअप है, अभी कोई कितना 6 मंथ हो गए हैं इसको स्टार्ट हुए हुए, और अगर आप बायोटेक्स ट्रेनिंग को देखें तो बायोटेक्स ट्रेनिंग को अगर बायोटेक्स ट्रेनिंग ना लिखा हो, सिर्फ उसके सिंबल बना हुआ हो, तो कभी भी लोग नहीं समझ सकते कि ये क्या है। ठीक है, आपको यानी जब तक आप ब्रांड नहीं ना बनेंगे, जब तक आप बड़े बड़े जो यानी एडवर्टाइजिंग मीडियम्स हैं उनके ऊपर आपकी पब्लिसिटी नहीं होगी, आप उस वक्त तक ब्रांड नहीं बन सकते, उस वक्त तक आपका लोगो मेमोरेबल इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप एप्पल की एडवर्टीजमेंट देख लें कितनी ज़्यादा है, इसके अलावा नाइकी की देख लें, इसके अलावा मर्सिडीज़ की देख लें, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यानी हेल्पफुल है कि जब आप लोगो बना रहे हो तो आपने आपने क्या करना है कि कभी भी न्यू स्टार्टअप के लिए सिंबॉलिक लोगो नहीं बनाना। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद ना जो सेकंड टाइप ऑफ लोगो है ये है वर्ड मार्क। अगर आप बात करें ना
स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप में आपका ये जो वर्ड मार्क होता है, वर्ड मार्क बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी रीज़न ये है कि यानी कंपनी नेम मेमोराइज कराने के लिए लोगों को आप वर्ड मार्क लोगों का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जांपल्स में फेसबुक है, सोनी है, कोक है। तो अब यानी क्या होगा कि जब भी बात होगी ना किसी सिंबॉलिक लोगो की, तो वो एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा। और जब आप वर्ड मार्क की बात करेंगे तो वर्ड मार्क के ऊपर कंपनी ये चाह रही है कि आपकी कंपनी का नेम लोगों को मेमोराइज हो जाए, उनके ज़हनों में बैठ जाए कि ये एक कंपनी है। जैसे कि आप सोनी ले लें, ठीक है, ओप्पो ले लें, सैमसंग ले लें, इनके कोई इटसेल्फ इनके कोई सिंबॉलिक लोगो कुछ भी नहीं है इनका, इनके नेम ही इनके लोगो हैं। ठीक है। अच्छा, ज्यादातर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या मोबाइल फोन्स वाले, या आप कह लें कि हम्म, ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनके लोगोस को देखें, तो इनमें से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लोगो यानी कोई समझ लें 70-80% लोगोस जो हैं वो आपको वर्ड मार्क मिलेंगे। ठीक है। अब यानी मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूँ टेलीकॉम कंपनीज की, तो यू फोन देख लें, यू फोन का ज़्यादातर वो जो यू फोन लिखा हुआ वो यूज़ होता है। ठीक है। इसी तरह से जैज़ का देख लें, जैज़ पूरा नेम लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आप टेलीनॉर देख लें, टेलीनॉर का वो कोई यानी एक ट्राइंगल सा छोटा सा सिंबल बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर टेलीनॉर यूज़ होता है। ठीक है। इसके अलावा इजी पैसा पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। और कौन सी कंपनीज हैं, जोंग है, जोंग भी कंप्लीट लिखा हुआ होता है। तो वो यानी आप जितनी भी टेलीकॉम, इन्फिनिक्स ले लें आप, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, सैमसंग है, ओप्पो है, इसके अलावा भी जितने भी आप ब्रांड्स देख लें वो ज़्यादातर वर्ड मार्क लोगों का यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी पीछे रीज़न यही होती है कि कंपनी ने मेमोराइज हो जाए। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो लेटर मार्क लोगो है। लेटर मार्क लोगों में यानी इसमें ये होता है कि जो आपकी कंपनी नेम के जो इनिशियल्स होते हैं वो 1 2 3 या समटाइम्स तो मैंने 4 4 5 5 भी देखे हैं, तो उन इनिशियल्स को मिलाकर जो है ना आपका लोगो डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें आप एचपी देख लें, मैकडोनल्ड्स देख लें, ये कौन सी गाड़ी है, ये क्या नाम है इसका, डब्ल्यू से कोई नाम है, खैर अभी मेरे जेहन में नहीं आ रहा। तो इस इसका भी जो लोगो है वो लेटर मार्क है। अच्छा, लेटर मार्क लोगो एक बोलते हैं मोनोग्राम को। यानी आपसे अगर कोई कहे कि मुझे मोनोग्राम बनाना है, देखिए मैं आपको ना यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। मैंने लिखा लोगो डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन लिखा है। तो अब इसमें आपके पास डिफरेंट तरह के लोगोज आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि मोनोग्राम लिखता हूँ। ठीक है, मोनोग्राम लिखा, तो यहाँ देखिए आपके पास मोनोग्राम में लेटर्स यानी इनिशियल्स जो हैं उनसे रिलेटेड आपको लोगोस मिलेंगे। AMJ हो गया, KCH हो गया, AD हो गया, J हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना ये बेसिकली मोनोग्राम कैटेगरी में आती है। और ये कंपनी चॉइस पे डिपेंड कर रहा होता है कि कंपनी उसको एज मोनोग्राम यूज करना चाह रही है या उसका एक प्रॉपर कोई लोगो बनवाना चाह रही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, तो नेक्स्ट में क्या है कि कॉम्बिनेशन लोगो। अच्छा, कॉम्बिनेशन लोगो बेसिकली आपका होता है, आपका समझ लें कि सिंबल भी उसमें होगा और कंपनी नेम भी होगा। सिंबॉलिक वर्ड मार्क को अगर आप मिला लें तो उस सूरत में कॉम्बिनेशन लोगो बनता है। कॉम्बिनेशन लोगो में आपका एक सिंबल भी होता है, कंपनी नेम भी होता है, कोई टैगलाइन भी होती है।
तो इस तरह के लोगों को हम कॉम्बिनेशन लोगो कहते हैं। आप पिज़्ज़ा हट देख लें, इसमें भी एक सिंबल है और कंपनी नेम है। एडिडास देख लें, इसमें भी एक सिंबल कंपनी नेम है। मेट्रोला देख लें, उसमें भी सिंबल और नेम लिखा हुआ है बाकायदा नीचे, मेट्रोला। अच्छा, इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और आगे आए तो अच्छा, ये जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, स्टार्टअप्स में कॉम्बिनेशन लोगो ही ज़्यादातर बनाकर दिया जाता है, क्योंकि एक तो सिंबल बनाएंगे आप, उसका सिंबल डिज़ाइन करेंगे। दूसरा ये कि किसी अच्छे से टाइप के अंदर उसकी कंपनी का नेम देंगे जो कि अट्रैक्टिव लगे, पढ़ा जाए। तो ये पर्पज़ होता है। पीएनजी में भी करते हैं, जेपीजी में भी करते हैं। इसके लिए ना जब हम आगे इसके प्रैक्टिकल पे आएंगे ना, लोगों के प्रैक्टिकल के ऊपर, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से हम सेव करेंगे। उसके ऊपर पूरा एक मैं आपको प्रेजेंट कैसे करते हैं क्लाइंट को, वो भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए तो एम्बलम्स लोगो। एम्बलम एक ऐसी टाइप है लोगो की जिसके अंदर आपका कंपनी नेम, कोई स्लोगन, कोई टैगलाइन, कुछ भी आपका आपकी किसी शेप से बाहर नहीं होगा। शेप से बाहर से मुराद ये कि मेट्रोला लिखा हुआ है एम शेप के अंदर है, मेट्रोला शेप के बाहर है। एडिडास की शेप ऊपर है, एडिडास नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। इसी तरह से पिज्जा हट देख लें, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इस केस में आप देखें स्टारबक्स है। ठीक है। स्टारबक्स है, एनएफएल है, या ये जो ऊपर लिखा है मोटर हार्ले डेविडसन साइकिल्स। तो इसमें भी देख लें आप, ये सारा कुछ शेप के अंदर मौजूद है। तो इस तरह के लोगों को हम बोलते हैं एम्बेलम्स लोगो। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा, अब क्या है कि हम आ जाते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लोगो प्रोफेशनली यूज। देखिए, प्रोफेशनली जो टाइप्स यूज हो रही हैं, एब्स्ट्रैक्ट मार्क कहते हैं कि आप किसी शेप्स वगैरह से कोई एब्स्ट्रैक्ट बनाकर, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाकर और उसका लोगो बनाए, यानी पेप्सी का जो लोगो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क है। मैस्कोट कहते हैं जिसके अंदर आपके किसी फेस, ह्यूमन फेस, किसी एनिमल की, किसी की भी कोई इलस्ट्रेशन यूज हुई हो, उसको हम मैस्कोट लोगो कहते हैं। मैस्कोट लोगो बहुत हाई डिमांड लोगो है, और इसके आपको प्राइस भी अच्छी मिलती है, इसमें लोग भी कम है, लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और सबसे जो बेहतर बात यह है कि आपके पास कोई ग्राफिक्स टैबलेट वगैरह होना चाहिए मैस्कोट के लिए, उससे आप काम जल्दी कर लेंगे। अच्छा, जल्दी कर लेंगे और दूसरा बड़ा अच्छा एक्यूरेट काम होगा। आप बहुत ज़्यादा, यानी अगर आप मैथ्स कोड पे इसी से आपको अगर ट्रेस करना शुरू करें तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर इसमें ये होता है कि आपका स्केच अच्छा हो, आप स्केच करें पहले, जो भी कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट देख के एक अपना कॉन्सेप्ट स्केच कर लें। और जब वो कॉन्सेप्ट स्केच हो जाए अच्छा सा, तो उसके बाद फिर उसको डिजिटाइज करते हैं हम यूजिंग ग्राफिक्स टैबलेट या पेन टैबलेट से, उसे हम सारा डिजिटाइज करते हैं, फिर कलरिंग करते हैं, उसकी पूरी एक इलस्ट्रेशन रेडी करते हैं। तो इस तरह के लोगोज बड़े, मैंने आपको बताया कि इन डिमांड है। तो इस पे अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकें तो बड़े काम की चीज़ है। मैंने आपको स्टार्टिंग पर कुछ ट्रेसिंग वगैरह बताया था, ट्रेस करना पेन टूल, तो ज़्यादातर काम इसमें पेन टूल का है या ब्रशेस का है। अच्छा, उसके बाद आ जाए तो कम्बिनेशन मार्क। कम्बिनेशन मार्क मैंने अभी आपको बता दिया है, एम्बेलम्स भी आपको पता लग गया है। लेटर मार्क में नासा का लोगो एक लेटर मार्क है, जिसमें ये नेशनल में कुछ क्या था ये, इसी तरह का जो नासा का जो पूरा नेम है,
पता नहीं, इस वक्त जेहन में नहीं आ रहा, लेकिन उसके पहले पहले लेटर्स NASA लिख के तो पूरा एक लोगो बनाया हुआ है, जो कि एक लेटर मार्क लोगो है। अच्छा, जिसमें आप कोई पिक्चर यूज करें, यानी एक किसी भी ऑब्जेक्ट की, लाइक आपके कोई फ्रूट्स हो गए या कोई वेजिटेबल वगैरह हो गया, ठीक है, और वो एक ही सिंबल हो, यानी उसमें कोई मैस्कोट की तरह का इलस्ट्रेशन वर्क आपने बड़ा इन डिटेल ना किया हो, इस तरह के लोगों को आप पिक्टोरियल मार्क कहते हैं। जैसे गूगल का लोगो है, इसको आप वर्ड मार्क कहेंगे, बाकी मैंने इसकी एग्जांपल आपको पहले भी बता दी है, सैमसंग वगैरह हो गया, ओप्पो हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए तो टाइप्स ऑफ लोगो डिजाइन ऑन फाइवर या फ्रीलांसिंग। फाइवर के ऊपर जो टाइप्स चल रही हैं वो ये 60 टाइप्स चल रही हैं फाइवर पर। कौन कौन सी हैं? फ्लैट, सिग्नेचर, 3D, वाटर कलर, मैस्कोट, हैंड ड्रॉन एंड विंटेज लोगो। विंटेज लोगो की एक असाइनमेंट कराई थी मैंने आप लोगों को, हाँ जी, याद है? मैस्कॉट के ऊपर देखें तो मैस्कॉट पे मैंने आपको एक क्या था वो, वुल्फ एक ट्रेस किया था, जो कि इनवर्स सिमेट्री के अंदर था। हाँ जी, नहीं याद? याद है। अच्छा, इसके अलावा वाटर कलर के ऊपर मैंने आपको एक ब्रश था उसमें, ब्रिस्टल ब्रश। ब्रिस्टल ब्रश की एग्जांपल मैंने आपको वाटर कलर लोगो बताया था कि वाटर कलर लोगो कैसे बनता है। ब्रिस्टल ब्रश का यूज़ किया था, फिर उसको पेंट किया, पेंट करके छोड़ा, तो उसके बाद वो वाटर कलर टाइप कुछ हमारे पास इफेक्ट आ गया, उस पर हमने नेम वगैरह लिखा था कुछ। इसी तरह से आप अगर 3D पर आ जाएं, तो 3D में मैंने आपको एक एग्जांपल कराई थी जिसमें हमने M लिखा था, याद होगा आपको, या नहीं याद? अच्छा, अब देखें, इसमें से हम ना यानी मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें कवर कर चुके हैं ड्यूरिंग आवर असाइनमेंट्स। अब क्या है कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट सिनेरियो क्या है, उसका क्लाइंट ब्रीफ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको रीड करना है, और जो टेक्निक्स हमने वहाँ सीखी थी उनको इम्प्लीमेंट करके लोगो बना देना है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब देखें, यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी लिखी हुई है फ्लैट कैटेगरी। फ्लैट कैटेगरी हमेशा उस कैटेगरी को कहते हैं जो मिनिमल हो। मिनिमल से मुराद मिनिमम, मिनिमम से मुराद कम से कम, और कम से कम से मुराद ये कि उस लोगों के सिंबल में या लोगों में आपने कम से कम डिटेल देनी है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल इसकी ऐसे समझ लें कि मिनिमल लोगों में आप कोई ग्रेडियंट्स वगैरह, कोई शेडिंग, कोई 3D टाइप चीज़ें, कुछ कुछ भी इस तरह का यूज़ नहीं करते। अब देखें, ये एक क्या है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर आपको माउंटेन्स शो हो रहे हैं। अब ये ऐसा भी तो हो सकता था, ये सर्कल समझ लें ब्लू कलर का सर्कल होता, और इसमें जो माउंटेन्स होते वो ब्राउन माउंटेन्स होते, और ब्राउन माउंटेन्स की कुछ शेडिंग्स भी आ रही होती है, और ऐसा लग रहा होता है जैसे बड़ी ही डेप्थ में जो है जाकर बनाया गया लोगो। तो फिर ये फ्लैट या मिनिमलिस्ट कैटेगरी से बाहर आ जाता है। ठीक है, जिसमें हम मिनिमम डिटेल देते हैं ना। अब देखिए, आपको कॉन्सेप्ट देखने से समझ आ रहा है, लेकिन इसमें डिटेल नहीं है इतनी। इस तरह के लोगों को हम कहते हैं फ्लैट लोगो या मिनिमल लोगो, मिनिमलिस्ट कैटेगरी। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ लोगो है सिग्नेचर लोगो। सिग्नेचर लोगो आप अपने ग्राफिक्स टैबलेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखें, कंपनी नेम है
लाइक मैं यहाँ पर दे देता हूँ, क्या दें हम, मैंने यहाँ टाइप किया बायोटेक्स, बायोटेक्स कर लेते हैं टाइप। और बायोटेक्स का मैं कुछ सिग्नेचर लोगो बनाना चाह रहा हूँ। अब सिग्नेचर लोगो में मैं क्या देखूंगा, सिग्नेचर फॉन्ट, सिग्नेचर फॉन्ट से ही आपका लोगो बन जाता है। अच्छा, अगर सिग्नेचर फॉन्ट की बात करें तो ये किस कैटेगरी में आएगा, कोई बता सकता है? मैंने आपको टाइपोग्राफी पढ़ाई है अभी लास्ट वीक में। वेरी गुड, साद में तो ये आएगा स्क्रिप्ट कैटेगरी में, साथ ने ठीक लिखा है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि चीजें लिंक होती जा रही हैं कि नहीं, साथ साथ जो भी हमने पढ़ा वो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कोई हमने कोई फजूल पढ़ ली हो या कोई उसका फायदा ना हो। अब स्क्रिप्ट कैटेगरी पढ़ाई है फॉन्ट की, तो वो कहाँ लिंक हो रही है, आपके सिग्नेचर टाइप लोगों के साथ। ठीक है, लाइक मैं ये करता हूँ, ये देखें इसमें भी थोड़ी सी डिटेल आ रही, सिग्नेचर बिल्कुल आप यानी उसको एक जैसी उसकी यानी स्ट्रोक जो है उसका सारा एक जैसा होता है। स्क्रिप्ट कैटेगरी आपकी सिग्नेचर लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, इसमें ये देखें कुछ इस तरह से हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बाकायदा तौर पर अपने ग्राफिक्स टैबलेट से डिज़ाइन करते हैं सिग्नेचर को। ठीक है, अच्छा, उसके हवाले से अगर हम थोड़ी सी ट्राई करें, मैं मुझे ज़रा टैबलेट अटैच करने दें। देखें हम क्या कर सकते हैं कि लाइक मैं यहाँ से आता हूँ और मैंने से कहा जी एनोटेशन दें ज़रा मुझे। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बेसिकली मुझे लेफ्ट हैंड से लिखने की आदत है, तो लोगों के ग्राफिक्स टैबलेट राइट साइड पे होता है, मेरे लेफ्ट साइड पे आता है, तो फिर मसला करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप अपने टैबलेट के ज़रिए ये चीज़ लिख सकते हैं और उसके बाद उसको पेन टूल के साथ ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपने, आपके पास टैबलेट नहीं है उससे भी आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप क्या करेंगे, पेपर के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स बनाएंगे। ठीक है, उन स्टाइल्स को फिर आप कॉपी कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ से इस पे करता हूँ कि यहाँ से कंटिन्यू किया, कुछ इस तरीके से आप अपने डिफरेंट स्टाइल्स बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया जी सिग्नेचर लोगो। और अगर हम नेक्स्ट आ जाए इस पर, तो नेक्स्ट में क्या है कि आपका 3D मैंने अभी आपको बता दिया, वाटर कलर भी, मैस्कॉट भी, हैंड ड्रान कैटेगरी ये होती है कि आप उसको थोड़ी सी कार्टूनिक लुक दे दें। जैसे ये अगर आइसक्रीम है, तो इस आइसक्रीम को आप क्या करेंगे कि ट्रेस करेंगे। ठीक है, ट्रेस आप उसी तरह से करेंगे, लेकिन इसमें जो कलर्स हैं वो वाटर कलर यूज कर लेंगे, तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे ये हैंड ड्रॉन टाइप है। अच्छा, अब जो वाटर कलर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोई डार्क कलर नहीं होते, यानी नॉमिनल से, जैसे आप इसमें देखें तो इसमें अगर ब्लू यूज भी हुआ तो वो इतना डार्क शेड नहीं दे रहा। ठीक है, और कलर मिक्स हुए हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की कैटेगरी में आपको अगर कोई हैंड ड्रॉन टाइप चीज़ मिल जाती है, हैंड ड्रॉन ज़्यादातर जो लोग हैं वो जिनकी स्केच वगैरह अच्छा होता है ना, वो हैंड ड्रॉन चीज़ें बड़ी अच्छी से बना सकते हैं। विंटेज लोगों की मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता दी है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, और जो है यानी ऑलमोस्ट हम अगर लोगो डिज़ाइन के हवाले से देखें तो हमने
सारी चीज़ें हम पढ़ कर आए हैं कि ये चीज़ें कैसे डिज़ाइन होती हैं। अब रह ये गया कि हमने करना क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट सिनेरियो को उठाना है और उस प्रोजेक्ट सिनेरियो पे ए टू जी प्रोसेस देखना, उसका प्रोसेस होता क्या है। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, अब आ जाए लोगो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अब ये आपको हेल्प करेंगे कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से बनाना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ और इस पे हम बात करें, लाइक फेडेक्स का ये जो एरिया है इसको आप देखें, ये एक एरो है जो कि उसने यहाँ पर शो करवाया, और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, स्पीड को। ठीक है, यानी फेडेक्स की यानी जो होम डिलीवरी या फ्रेट या जो कुछ भी इनकी सर्विसेज हैं, वो क्या है कि हम स्पीड के साथ डिलीवर करते हैं। ठीक है। अब देखें, आप अगर इस लोगों को वैसे देखें ना तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि ये लोगो क्या है, लेकिन अब आपने देख लिया है कि ई और एक्स को मिलाकर उसने एक एरो बनाया हुआ है। ठीक है, और वो एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी इन कॉन्सेप्ट को जरा ना कुछ चीज़ों को रीड करना सीखें कि आपने चीज़ों को रीड किस तरह से करना। अब ये ऐसा भी हो सकता है लोगों लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, तो लेफ्ट डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज रॉन्ग होती है, राइट डायरेक्शन ऑलवेज राइट होती है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा कि ये यहाँ पे एक तो स्पीड है, दूसरा ये कि एरो राइट डायरेक्शन में है। और इसमें एरो है किसके अंदर, ई और एक्स के अंदर। आपको अभी मैंने दिखाया था लोगो स्केलेबिलिटी। लोगो स्केलेबिलिटी में अगर आप देखें तो लोगो स्केलेबिलिटी में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी आपकी जितनी भी कंपनीज हैं इसके अंदर, तो फेडेक्स में कलर किसका चेंज करता है वो बार बार, ई एक्स का, एफ ई डी का कलर सेम रहता है। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, तो यहाँ से हम आ जाएंगे, लोगो कॉन्सेप्ट ये मैंने अभी आपको दिखाई दिए थे। एक्सप्रेस है, ग्राउंड है, फ्रेट है, ऑफिस है, ट्रेड नेटवर्क, इसके अलावा इनकी 10-15 कंपनीज हैं जिनके ऊपर ये पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, तो नेक्स्ट में ज़रा इसको भी समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली जो नेस्ले कंपनी है, नेस्ले का मतलब है कि नेस्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो नेस्ले जो ये बोलता है, ये कहता है फैमिली का नेम है नेस्ले। ठीक है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, ये सारी चीज जो बनी हुई है इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक तो ये कि ये न्यूट्रिशन हो रही है, यानी नेस्ले की जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ये कि न्यूट्रिशन हो रही है। ठीक है, यानी ये इनकी मदर और ये जो चाइल्ड्स हैं इनको वो फीड करा रही है, न्यूट्रिशन हो रही है। ठीक है। दूसरा ये कि ये यानी जहाँ पर पेरेंट्स और चाइल्ड इकट्ठे हों एक ही जगह एक ही घर में, उसको बोलते हैं मॉडर्न फैमिली। ठीक है। और जिस घर में वो रह रहे हैं, ठीक है, वो है नेस्ट, और पूरा फैमिली नेम क्या बन रहा है, नेस्ले। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा आगे आए तो क्या है कि एलजी, एलजी का लोगो आप में से काफी सारे लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस तरह नहीं देखा होगा। देखें, ये एल लिखा हुआ है और ये पूरा जी लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ये एक आई है। ठीक है, ये नोज है, ये जो एल से बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है, ये जो जी है, जी एक स्माइलिंग फेस है। ठीक है, और ये जो जी बनाया यहाँ पर, यहाँ दूसरी आई होनी चाहिए थी, जो कि आई उसने बंद की हुई है, विंक किया हुआ है इसको। विंक का मतलब होता है आंख मारना। तो यानी इसका जो एलजी का
यानी एलजी किस चीज़ का एब्रीवेशन है, वो है जी लाइफ गुड। ठीक है, तो वो अपने ओवरऑल एलजी जो लिखा गया उसके इम्प्रेशन से बता रहा है कि उसकी लाइफ अच्छी है और वो हैप्पी है, स्माइलिंग फेस है उसका, हैप्पी है, और साथ साथ वो एक जो विंग करना होता है कि यानी जब आप एक अच्छे खुशगवार मूड में होते हैं उस वक्त आप विंग करते हैं, कभी भी रोते हुए आप आंखें नहीं मारते। तो इस तरह यानी ये पूरे कॉन्सेप्ट में ये दिखाया गया है कि जी लाइफ गुड है, वो अपनी लाइफ से हैप्पी है। ठीक है, तो अब इसके पीछे अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप एलजी की प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ इस ड्राइंग को, और नीचे आ जाते हैं एयर बी एन बी। ये में भी मैंने आपको पहले दिखाया हो, लेकिन फिर भी इसको भी मैं बता देता हूँ किस तरह से आई है। एयर बी एन बी में यानी अगर आप इस पूरे को देखें तो इसके अंदर चार कॉन्सेप्ट्स हैं। चार कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एक तो ये कोई साहब है, यानी ये लोग हैं इस तरह से। ठीक है, और ये क्या बन रहा है यहाँ पर देखें तो ये आ रहा है पीपल। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर इस तरह का जो सिंबल होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेस। ठीक है, यानी आपको अगर इसके हवाले से आइडिया हो तो ये होता है प्लेसेस का सिंबल। मैं अगर आपको यहाँ पर यानी इसको मुझे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर मैं अगर प्लेस आइकॉन लिखूं तो आप देखिएगा कौन से आइकॉन्स आते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर प्लेसेस हो गया, पीपल हो गया। ठीक है, फिर एयर बी एन बी का ये ए भी है, यानी ये इस तरह से ये ए आ रहा है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर अगर आप इसको सीधा कर लें, यानी आप अगर इसको मुझे जरा एनोटेशन ऑन कर लें, अगर आप इसको कुछ इस तरह से करें तो ये एक हार्ट सिंबल बनता है। और हार्ट सिंबल आप लोगों को पता है कि फेसबुक पे भी आप किसी चीज को हार्ट सिंबल दें तो उसका मतलब होता है लव। तो ये इस लोगों के पीछे सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर सारे बताने का पर्पस ये है, अच्छा देखिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए जा रहे हैं इसके पीछे पर्पस ये है कि मैंने आपको बताया था कि यानी जब भी आपने कोई नया काम करना होता है ना, कोई नया कॉन्सेप्ट बनाना होता है, कोई नया आर्टिकल लिखना होता है, थीसिस लिखना होता है, तो उससे पहले आप स्टडी करते हैं, आप डिफरेंट लोगों के काम को देखते हैं, आप डिफरेंट लोगों के काम को देखकर और उस काम से फिर जो है ना आपके जहन में नए आइडियाज आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि जब लोगो डिजाइन किए जाते हैं तो उसके पीछे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उन कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर लोगों को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब ये इतने डिफरेंट किस्म के वर्सटाइल किस्म की चीजें मैंने इन स्लाइड्स के अंदर इसलिए रखी हुई हैं ताकि आप लोग जो है बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें और काम जो है बेहतर से बेहतर प्रोड्यूस करें। इसी तरह सन माइक्रो सिस्टम है, सन माइक्रो सिस्टम के लोगों को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये SUN, ठीक है, आप इसको किसी भी एंगल से देख लें तो सन लिखा हुआ आपको नजर आएगा। यानी आप इसको इस साइड से देख लें, इधर से या इधर से, तो ये ओवरऑल सन लिखा है, यानी ये UN है। ठीक है, और ये टोटल S है। अब आप इसको किसी भी साइड से पढ़ के देख लें, चारों साइड में से किसी भी साइड से पढ़ लें तो आपको यही चीजें नजर आएंगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी बेस्किन रॉबिन। बेस्किन रॉबिन
एक आइसक्रीम है, यानी एक बाहर का ब्रांड है। तो उसने क्या किया है कि बी बास्किन और आर रॉबिन। अब इसके ऊपर क्या है कि इस आइसक्रीम में 31 फ्लेवर्स हैं। तो उसने बी और आर में 31 को फिट किया है। बी और आर भी पढ़ा जा रहा है और 31 भी पढ़ा जा रहा है। तो इसके पीछे ये हिडन नंबर जो है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि बास्किन रॉबिन के 31 फ्लेवर्स हैं। ये मैंने आपको कलर थ्योरी के दौरान बता दिया था। गूगल का लोगो है जिसमें प्राइमरी कलर और आरजीबी कलर, यानी जहां से कलर्स की कहानी शुरू होती है और जहां से डिजिटल मीडिया कलर्स की कहानी शुरू होती है, वो सारे के सारे गूगल के लोगों में मौजूद है। अच्छा, इसी तरह से लोगो कॉन्सेप्ट ऑफ एप्पल। एप्पल में आप अगर किसी चीज़ को कहीं से खाते हैं, काटते हैं, तो उसको आप बोलते हैं बाइट। तो उसने एप्पल के इस बाइट को एक डिजिटल बाइट का नेम दिया है, यानी बाइट ये वाला नहीं है बल्कि BYTE वाला बाइट है। यानी ये जो एप्पल है ये बाइट या कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड काम कर रहा है। और इस यानी एप्पल के लोगों के पीछे ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ तक लोगो कॉन्सेप्ट कुछ समझ आए हैं आप लोगों के लिए, हेल्पफुल हैं कि नहीं है? जी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप अपने लोगो डिजाइन को जब डिजाइन करते हैं तो वो आप 5 स्टेप्स में कर रहे होते हैं। नंबर एक तो ये है कि आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके क्लाइंट को इस लोगो की ज़रूरत क्यों है। नंबर एक तो बात ये होगी, यानी आपने क्लाइंट से डिफरेंट क्वेश्चनियर के जरिए कुछ चीज़ें पूछनी है। मैं अभी आपको क्वेश्चनियर भी दिखाता हूँ कैसे होता है। अच्छा, फिर क्या है कि प्लान बिफोर यू स्टार्ट डिजाइनिंग योर लोगो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि डिफाइन डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी, फाइंड इंस्पिरेशन एंड चेक आउट कंपटीशन। देखिए, ब्रांड डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी। सबसे पहली बात तो ये कि आप का क्लाइंट या अगर आप अपने लिए लोगो बना रहे हैं तो उसके पीछे एक तो रीज़न क्या है, दूसरा वो किस तरह की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है। और उसमें आप उसको एक उसकी ब्रांड आइडेंटिटी शो करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें उसमें करेंगे, कलर्स कौन से यूज़ करेंगे, टाइप कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये होती है, फाइंड इंस्पिरेशन एंड चेक आउट द कंपटीशन। यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि किप्स, ये है जी किप्स एकेडमी, जिसका मैं आपको कह रहा था, पता नहीं आप लोगों के यहाँ होती है कि नहीं होती है किप्स लोगो। ये आजकल इनका लोगो चल रहा है, इन्होंने थोड़ी सी अपनी रीब्रांडिंग की है। तो ये लोगो चल रहा है, कुछ रेड में है कुछ ब्लू में है। यानी जो एजुकेशन सिस्टम वो ब्लू में है, फिर जो इनका CSS प्रिपरेशन और ई कैट एम कैट प्रिपरेशन वगैरह इनका उसमें है, क्या नाम है, रेड में। अच्छा, अब एक तो ये हो गया कि मैं सपोज एक एकेडमी बनाने लगा, या मेरा क्लाइंट है वो कहता है जी मैंने एक एकेडमी बनानी है तो उसका मुझे लोगो डिजाइन कराना है। अब पहली बात तो ये कि आप उसका कंपटीशन देखेंगे। अगर आपको पता है तो आप उसको खुद सर्च कर लेंगे, नहीं तो आप उससे पूछेंगे आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आप उनके लोगोस देखेंगे। चिप्स है, यूनिक एकेडमी लोगो है। अच्छा,
यूनिक हो गया, किप्स हो गया, यानी जो मैं इधर से बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि अलाइड स्कूल का लोगो है, अलाइड स्कूल हो गया, पंजाब कॉलेज हो गया, डिफरेंट तरह के जो भी कंपिटिटर्स हैं, या उससे दो चार पांच सात कंपिटिटर्स पूछ रहे हैं उसके कि जी आपके कंपिटिटर्स कौन कौन से होंगे। अच्छा, फिर क्या है इंस्पिरेशन। जब आप इंस्पिरेशन फाइंड करते हैं तो आप यहाँ पर कहेंगे एजुकेशनल एकेडमी लोगो। अब आप यहाँ से देखेंगे कि एजुकेशनल एकेडमीज के लोगो ज्यादातर किस तरह बने हुए हैं, उसमें क्या चीजें यूज हुई हुई हैं, उसमें सिंबल्स कौन कौन से हैं, उसमें स्टाइल कौन कौन से हैं, वो कॉम्बिनेशन मार्क हैं, वो लेटर मार्क हैं, या वो वर्ड मार्क हैं, ठीक है, या फिर एम्बलम्स ज्यादा चल रहे हैं। ये सारी चीजें आप उसमें देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, हम अगर यहाँ से एजुकेशनल वाले लोगोस को देखें तो ये एक अलम है, और क्या बोलते हैं उसको, बुक है, ठीक है। ये देख लें, ये एक लोगो है। अच्छा, ये अगर लोगो मैं आपसे पूछूं कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है तो आपका क्या आंसर होगा? जी। आपने लिखा हैंड ड्रॉन, हैंड राइटिंग, दूसरे लिखा कम्बिनेशन। अच्छा, ये जरा मैं आपको पांचों कैटेगरीज दोबारा दिखा दूँ। बेसिक में से पूछ रहा हूँ, बेसिक जो टाइप्स हैं उसमें से बताएं। ये अभी भी समझ नहीं आ रहा? इस सारा का सारा टेक्स्ट विद इन दी शेप लिखा हुआ है, तो कौन सा लोगो हुआ ये? एम्बेलम लोगो। तो ये एम्बेलम कैटेगरी है, इस पर चले जाएं, ये एम्बेलम कैटेगरी है, ठीक है। आपका जो भी लोगो आपकी शेप्स के, आपका जो भी लोगो का टेक्स्ट आपकी शेप के अंदर मौजूद हो, तो उस तरह के लोगों को आप एम्बेलम कैटेगरी कंसीडर करेंगे, ठीक है। आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें आपके यानी ज़्यादातर लोग एम्बेलम्स को पसंद कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कम्बिनेशन भी चलते हैं, लेटर मार्क भी चलता है, वर्ड मार्क भी चलता है। ये आपके क्लाइंट पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिल रहे हैं कि जी क्या क्या लोगोज हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखें सक्सेस एकेडमी। अब जब सक्सेस की बात करें तो हम दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके एक तरीकाकार है कि जी कामयाबी को, सक्सेस को या किसी खुशी को आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें उसने सक्सेस एकेडमी, और उसके ऊपर उसने तीन स्टूडेंट बनाए हैं जो कि एक सक्सेस शो कर रहे हैं और एक ओवरऑल सिंबल भी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप इसको देख लें तो यहाँ पर स्टार्स हैं कुछ, बुक है, ठीक है। और ये जो शील्ड टाइप बना हुआ होता है ये भी अक्सर स्कूलों में यूज होता है, ठीक है। और साथ ये इसमें गंदम की बातें पता नहीं क्यों लगाते हैं। अच्छा, फिर ये जो ये लोगो, ये भी इसी तरह से आपका यानी सक्सेस एकेडमी बुक बनी हुई है, स्टूडेंट दिखा रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी कैप होती है ये, एक स्पेसिफिक नेम होता है इस कैप का जो कि हमने डिग्रीज वगैरह लेते वक्त, क्या नाम होता है इनका? ये आप में से भी किसी को नहीं पता?
अच्छा जी। कन्वोकेशन गैप, यस, कन्वोकेशन। अच्छा, अ, फिर क्या है कि आपका नेक्स्ट अगर आ जाए तो नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे कि डिज़ाइन योर लोगो। जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस वक्त आपने कुछ चीज़ें देखनी है कि चूज़ योर डिज़ाइन स्टाइल। आपने डिज़ाइन स्टाइल देख लेना है कि यानी जो डिफरेंट इंस्पिरेशन देख के उसमें आपको डिफरेंट डिज़ाइन के स्टाइल्स मिलते हैं, अपना एक स्टाइल डिफाइन कर लें। आफ्टर दैट आप राइट टाइप ऑफ लोगो के जी आप अगर जैसे एजुकेशन के अंदर जब हमने आर एन डी की, इसको बोलते हैं आर एन डी करना, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहले आप रिसर्च करेंगे, आफ्टर दैट डेवलप करेंगे इसको। तो आर एन डी करने के बाद आपने देखा कि जो एम्बलम वाली जो टाइप है वो ज़्यादातर जो एजुकेशनल या स्कूल्स वगैरह यूनिवर्सिटीज वगैरह के लोगों में यूज़ हो रही, तो आपने फाइंड द राइट टाइप ऑफ लोगो ये देख लेना है। पे अटेंशन टू द कलर, कलर्स में आपने देख लेना है कि आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो आपका क्लाइंट बताता है, क्वेश्चन ईयर में भी आप सारी चीज़ें उसके दिमाग से निकलवाते हैं, तो वो मैं भी आपको चल के आगे चल के दिखाता हूँ क्वेश्चन ईयर क्या है। अच्छा, देन पे अटेंशन टू द कलर, के कलर आपने किस तरह से लेने हैं, उस तरह की जो कंपनी या ब्रांड्स में किस तरह के कलर्स यूज होते हैं। फिर आपने राइट टाइपोग्राफी, ये मैंने आपको बताया था कि कलर और टाइपोग्राफी से आपकी कहीं पर भी जान नहीं छूटेगी। और यही दोनों बेसिकली मेन दो चीज़ें हैं आपके किसी भी डिज़ाइन में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन आप इन्हीं दो को कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, नेविगेट द डिज़ाइन प्रोसेस। अब नेविगेट द डिज़ाइन प्रोसेस से मतलब ये कि आपने क्या किया कि डिज़ाइन कर लिया उसकी राइट टाइप और ये वो। अब आप क्या कर रहे हैं कि कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, एवेल्यूएट कर रहे हैं लोगो ऑप्शंस को, ठीक है। और दूसरा ये कि व्हाट नॉट टू डू व्हेन डिज़ाइनिंग ए लोगो, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी मेंशन की थी कि आप कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, किसी को सेम नहीं बनाएंगे, उससे बहुत बड़े बड़े हद तक नुकसानात हो सकते हैं। एक ओलंपिक, पता नहीं शायद 2014 के 16 था शायद, आई थिंक, ये जब भी लास्ट जो ओलंपिक्स हुए, तो उसके अंदर ओलंपिक्स का जो लोगो था वो एक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया। नाम भी आप यानी मेरे पास कहीं पर एक पढ़ा था आर्टिकल मैंने, तो उसमें उसका नेम मेंशन था। और कुछ अगर आप लिखेंगे ना ओलंपिक 2014 या 15 जिसमें भी हुआ था वो, तो उसमें आप अगर लिखेंगे कि जी लोगो डिज़ाइन स्कैंडल या कुछ इस तरह का, तो उसमें आपको उसका नेम भी आ जाएगा। अच्छा, उस डिज़ाइनर ने क्या किया कि वहाँ डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करके और जो है जो ओलंपिक्स वाले थे, जो भी उसके ऑर्गेनाइजर थे, उनको दे दिया। अब उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया पूरी दुनिया में। आपको पता है ओलंपिक्स होते हैं तो वो पूरी दुनिया में गया। तो जिस डिजाइनर ने उसको असल में बनाया हुआ था ना, उसने किसी जगह पे उसको अपलोड किया हुआ था, किसी बिहेंस पे या ट्रिपल जैसी साइट पे। वहां से उसने आइडिया उठाया, सेम ऐसा बना के दे दिया और कहा कि ये मैंने बनाया। तो उसके ऊपर उस डिज़ाइनर ने क्लेम कर दिया, उसने अपनी सोर्स फाइल दिखाई, अपलोड होने की डेट दिखाई कि जी मैंने इसको इस दिन अपलोड किया था और ये डिज़ाइनर तो बाद में बना कर दे रहा है। तो उसने केस कुछ किया, तो उसके ऊपर उसको पता नहीं कितने लाख डॉलर जुर्माना भी हुआ और वो डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर वो डिज़ाइनर बैन हो गया। तो इस तरह के काम जो है, यानी हाई लेवल पे जब आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि आप बैन ना हो जाए। और उसका पे सारा रिवार्ड जो है उस डिज़ाइनर को मिला जिसने उसको फर्स्ट टाइम में अपलोड किया था। अच्छा, एक तो ये कि आपने कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करना किसी के भी आइडिया को, ठीक है। दूसरा ये कि आपने कभी भी अपने क्लाइंट को 8-10 ऑप्शंस बनाकर नहीं देने, 3 से 5 ऑप्शन, इससे ज़्यादा नहीं देने, ठीक है।
कुछ क्लाइंट होते हैं फाइवर पे जो कहते हैं कि मुझे 6 कॉन्सेप्ट 7 कॉन्सेप्ट चाहिए, तो उस केस में आप उसकी बात थोड़ी सी मान लें, लेकिन समटाइम्स आपको 10 10 भी कह रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, यानी आपने 3 से 5 का 3 कॉन्सेप्ट एनफ होते हैं किसी भी डिज़ाइन के लिए। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कि आपके तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, 3 है या 5 है, वो आपके सेम सेम नहीं होंगे। अच्छा, चौथी बात ये कि जो फॉन्ट इंटरनेशनली बैन है, यानी जो मैंने आपको कुछ 5 7 10 कैटेगरीज दिखाई थी फॉन्ट की, उनको अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ ना करें। ठीक है। और तीसरा ये कि आप ग्रेडियंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट ना यूज़ करें। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट आप कोई सिल्वर इफेक्ट दिखाना हो या कुछ इस तरह का, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल लोगों के अंदर ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट ना यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह के ना कोई 5 7 पॉइंट्स हैं कि बट नॉट टू डू व्हेन डिजाइनिंग ये लोगो, तो काफ़ी सारे मैंने आपको बता दिए, रिकॉर्डिंग्स में आ जाएगा, इनके नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर भी काम आते रहे। और एट द एंड क्या होता है कि आप उसको यानी जो भी आपने 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, लोगो ऑप्शन वो एवेल्युएट करता है, उसमें से आपको कहता है कि जी मैंने इसको फाइनल किया लेकिन इसमें ये चीज़ें चेंज कर दो। इसको बोलते हैं रिवीजन। ठीक है, आपका क्लाइंट आपसे बार बार रिवीजन भी कराए तो आपने रिवीजन करके देनी है। एक बात जहन में रखें कि लाइफ में ना कोऑपरेटिव हो जाए, यानी आप हर चीज़ को पैसे के ऊपर प्रेफर ना करें। लोग क्या करते हैं कि जी लड़ पड़ते हैं क्लाइंट से, या जी ये तो इतनी वो कराता है, ये तो ऐसे करता है, मैंने इस क्लाइंट के साथ काम नहीं करना, ये जो है ये 10 10 रिविजन्स करा रहा है, फिर वो जो है पहले वाली चीज़ को फाइनल कर लेता है। तो उस केस में यानी जो भी लोगों का ये माइंड होता है ना, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। लोगों के साथ कोऑपरेटिव हो जाए। ठीक है, लोगों को फेवर दे, यानी ज्यादा से ज्यादा फेवर दे, कभी भी किसी चीज से डिनाई ना करें। ठीक है। अच्छा, एक कुछ 3 4 चीजें हैं जिनको आप लोगों ने समझ लें कि अपने पल्ले बांध लें। नंबर 1 तो ये, यानी ये कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। नंबर 1 तो ये कि अ, जितना मर्जी नेगेटिव देखें लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहे। नेगेटिव देख के भी पॉजिटिव रहना है। मतलब ये कि आप किसी की बुराई होते देखें तो आपने तब भी उस बंदे के बारे में पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि आप उसके बारे में एक ऐसी परसेप्शन बिल्ड कर लें कि जैसा आपने सुना है। ठीक है, वो बेशक ऐसा है भी, लेकिन आपने अपने अंदर पॉजिटिव रहना है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आउट ऑफ द वे जाके लोगों को फेवर करें, ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करें लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो इससे भी आपका जिस भी काम में मैं जरूरी नहीं कि आप, यानी ये तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ ना, तो जरूरी नहीं कि ग्राफिक डिजाइन ही हो या डिजाइन सर्विसेज, तो आप किसी भी चीज में आप टीचर हैं, आप जो है जर्नलिस्ट हैं, या कुछ भी हैं, वट एवर, तो आपने लोगों के साथ कोऑपरेटिव हो जाना है, हर चीज में फेवर देनी है, हर चीज में आपने बढ़ चढ़ कर कम्युनिकेट करना है और चीज़ों को बर्दाश्त कर लेना। बर्दाश्त का मतलब ही पॉजिटिव है, यानी जितना मर्जी नेगेटिव भी हो जाए आपने पॉजिटिव रहना है, इसका ये मीनिंग है। और तीसरी बात जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हराम का 1 करोड़ या अरबों में भी कोई ऑफर हो, तो आपने सैकड़ों या हजारों की हलाल ऑफर को एक्सेप्ट करना। ये कुछ ऐसे है कि इसका एक्सपीरियंस मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये बातें मैं क्यों कर रहा होता हूँ कि एक क्लाइंट था फाइवर के ऊपर, उसने मुझे कहा कि जी मुझे एक ये डिज़ाइन करवाना है। मैंने डिज़ाइन देखा तो कोई, समझ लें कि कोई 5 7 दिन हो गए थे, कोई ऑर्डर नहीं आया था। मैंने डिज़ाइन देखा,
तो डिज़ाइन में था कि वाइन शॉप थी उसकी, और वाइन शॉप से रिलेटेड उसने कोई फ्लायर्स वगैरह और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट थी वो डिज़ाइन करानी थी। एक फ्लायर था, और एक सोशल मीडिया पोस्ट थी, और एक कवर था जो कि ये सोशल मीडिया पे फेसबुक वगैरह के ऊपर उसने लगाना था। अच्छा, उसने यानी जो उसका जो बजट था, एस्टिमेटेड बजट था, वो उसका था $150। मैंने उसको जो है यानी बिड तो मैंने कर दिया उसको, तो बिड करके $150 का उसने यानी बातचीत शुरू हो गई। उसने कहा जी ठीक है, मैं तुम्हें ना ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। उसने मुझे ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब मैंने काम शुरू करने लगा तो मैंने कहा ये तो मैंने जो है अपने आप से कमिटमेंट की हुई थी कि कोई भी पेट एनिमल, डॉग, वाइन या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुज़र सेहत है, तो ये तो सारा कुछ जो है यानी अनफेयर मीन्स ऑफ अर्निंग में आ जाएगा। तो मैंने आज वाइन का ही ऑर्डर उठा लिया। तो मैंने उससे ना पहले तो दिल ना करे कि यार $150 है, तो और काम भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 4-5 घंटे लगेंगे तो सारा काम हो जाएगा। 4-5 घंटे में $150 आ जाएंगे, और वैसे भी ऑर्डर नहीं आएगा 5-6 दिन से। तो मैंने कहा जी ठीक है मैं करूँगा, लेकिन फिर बनाने लगूँ तो फिर ज़हन ना माने। दो तरह की ताकतें होती हैं आपके साथ, एक होती है नेकी की ताकत, एक होती है बदी की ताकत। जो डोमिनेंट कर रही होती है ना, आपकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली उस तरफ चली जाती है। अच्छा, अब क्या है कि मुझे यानी मैंने डिज़ाइन कुछ शुरू भी कर दिया था, उसके बावजूद इनर सेटिस्फेक्शन नहीं थी। बेशक $150 है। मैंने उस ऑर्डर को ना यानी एक होता है रेजोल्यूशन सेंटर फाइवर के अंदर, वहाँ जाकर मैंने इसे कहा कि मैंने ये ऑर्डर नहीं करना, कैंसिल कर दिया मैंने। उसने मुझे लिखा कि जी यानी फाइवर फिर आपका जो बायर होता है उससे कांटेक्ट करता है कि जी ये उसको मैसेज चला जाता है कि जो तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहे हैं, इन बेसिस के ऊपर तो तुम ये मामला रिजॉल्व करते हो जो कि तुम्हारा डिस्प्यूट बन रहा है यहाँ पर। तो उसने जो है उसने मेरे से कम्युनिकेट किया कि जी भाई तुमने फिर ऑर्डर क्यों उठाया, ये वो। मैंने ऐसे सॉरी सॉरी करके मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो ऑर्डर कैंसिल किया तो और जो है यानी समझ लें, और कोई 8-10 दिन और ऑर्डर नहीं आया। तो मैंने खैर फिर मेरे जहन में एक ये भी आया, मैंने कहा यार मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था तो मैं बना ही देता उसको। तो यानी जो है ना जो एक होता है पॉजिटिव फोर्सेस और नेगेटिव फोर्सेस दोनों का जो मुज़ाकरात हो रहे थे इनर सेल्फ। तो एट द एंड कोई 8-10 दिन बाद किसी ऐसा जो मेरा प्रीवियस क्लाइंट था उसने मुझसे कांटेक्ट किया, उसने मुझसे पूछा कि आप वेबसाइट बना लेते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल, मैं वेबसाइट मेरी तो सारी जो स्टडी है वो भी आईटी में है तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे ना बिड करें, ये रिक्वायरमेंट्स है। मैंने कहा रिक्वायरमेंट सेंड करें, उसने सेंड कर दी। मैंने उसे कहा कि मैं $350 में वेबसाइट बनाऊंगा। तो उसने कहा कि जी चलें, जो है हमारा एक पुराना अच्छा ताल्लुक है और मैं आपको पता है मैं आपसे ही काम कराता हूँ, तो आप मेरे लिए 300 में कर दें। तो मैंने साथ ही कैलकुलेट किया कि जो 150 जो कैंसिल किया था ये डबल होकर आ गया, यानी 350 होता तो वो तो कोई परसेंटेज ही ना बनती। तो क्लाइंट ने खुद उसको कैंसिल कराया, यानी 350 को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने कहा जी 300 में करें। तो 300 का फिगर वही था, वो जो 150 कैंसिल हुआ था उसका डबल था ये। तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा, यानी जब भी आप किसी भी फील्ड में फ्यूचर में कहीं पर भी जाते हैं तो ये चीज़ें में भी आप लोगों के लिए कभी हेल्पफुल साबित हो। हाँ जी, समझ आ गई बात?
अच्छा, बिफोर स्टार्ट डिजाइनिंग योर लोगो, फाइंड इंस्पिरेशन। फाइंड इंस्पिरेशन के हवाले से मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी, ठीक है, जिसमें आप एक डिज़ाइन प्रोसेस होता है, डिज़ाइन प्रोसेस में आप R&D करते हैं, ठीक है। R&D से आपको डिफरेंट इंस्पिरेशन मिलती है, उन इंस्पिरेशन से फिर आप आगे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करते हैं। अच्छा, डिज़ाइन प्रोसेस का हिस्सा ही रिवीजन है। अगर आपका क्लाइंट, आप किसी क्लाइंट को लोगो बनाकर देते हैं और आपने 3 कॉन्सेप्ट दिए और उसने कहा कि इसमें से मुझे पसंद नहीं आ रहा कोई, लेकिन ये तीसरा वाला मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, इसमें आप अगर थोड़ी सी रिवीजन कर दें, तो आपने ये नहीं समझना कि यार इसने मेरे लोगों को रिजेक्ट कर दिया। उससे ये होगा कि आप जो है खुद एक डिप्रेशन में चले जाएंगे कि यार मैं काम नहीं अच्छा कर पा रहा, या मेरा काम अच्छा नहीं है, मेरे क्लाइंट को पसंद नहीं आता। फिर वो आपसे कहेगा नंबर 3 के अंदर ये चेंज करके मुझे सेंड करेंगे। आप उसको सेंड करेंगे, वो कहेगा मच बेटर, अब इसको थोड़ा सा ऐसे करना है। थर्ड विजन दी आपने कहा ये जो है, अब क्लाइंट आपसे कहेगा ये फाइनल है, लेकिन ये जो टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड है, इसको थोड़ा सा कम कर लें और उसके बाद मुझे फाइनल कॉपी सेंड करें। तो आप उसको सेंड करेंगे, वो कहेगा कि जी वेरी गुड। अब ये क्या था, ये आपको वो रिजेक्ट नहीं कर रहा था, इसको बोलते हैं डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन प्रोसेस में आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं, रिवीजन आती है, फिर उस रिवीजन को फुलफिल करते हैं, फिर रिवीजन आती है, फिर नई रिवीजन के ऊपर फिर वर्किंग करते हैं, फिर नई रिवीजन आती है। और ये आपका बार बार डिज़ाइन करना और रिवाइज होना, ये आपका पूरा डिज़ाइन प्रोसेस कहलाता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि क्लाइंट को काम पसंद नहीं आ रहा है। इसका मतलब होता है कि आप क्लाइंट के माइंड में जो चीज़ चल रही है, आप उसके करीब करीब जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, फिर क्या, चेकआउट कंपटीशन। कंपटीशन के हवाले से भी मैंने आपको बड़ी डिटेल बताई है अभी, यहाँ पर ये चीज़ें कुछ में भी रिपीट हो रही हैं। अच्छा, स्टार्ट विद ए ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक वर्ड है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली कहते हैं कि स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, और ब्रेन का आपको पता ही है। बेसिकली इसको अगर आप इस तरह अगर उर्दू में इसका तर्जुमा करें ना, तो आप ये कह सकते हैं कि अपने ब्रेन में आइडियाज का तूफान लाना, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आप ये डिफरेंट यानी इंस्पिरेशन से, यानी जो ऑलरेडी चीज़ें हुई हुई हैं उनसे, ठीक है, उनको देखकर आप उसमें अपना एक नया आइडिया करेंगे। किसका पूछ रहे हैं, सेटिस्फाइड करना होता क्लाइंट को, या प्रीवियस नॉलेज, हाँ जी, प्रीवियस नॉलेज रिकॉल भी आप कह सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ ठीक है, ये भी किसी हद तक ठीक है। हाँ जी, सेटिस्फाइड करना होता है क्लाइंट को, ये आप क्वेश्चन पूछ रही हैं आई थिंक। बिल्कुल, क्लाइंट सेटिस्फाई होगा तो पे करेगा ना आपको। आपने बार बार रिवीजन देकर, बार बार उसका काम करके, रिवाइज कर करके एक लेवल ये आएगा कि जो उसके माइंड में चल रहा है आप उस तक पहुंच गए और उसने उसको फाइनल कर देना। अच्छा, देखिए, ब्रेनस्टॉर्म में रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्म, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग खैर मैं आपको डिटेल से प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉलो द रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्म। उसके बाद आ जाता है थिंक लाइक योर ऑडियंस। थिंक लाइक योर ऑडियंस का मतलब ये है कि आपने अपनी ऑडियंस की तरह सोचना है डिज़ाइन बनाते वक्त, कि अगर सपोज आप किसी फूड कंपनी, या आप कह लें पिज़्ज़ा वाले हैं कोई, पिज़्ज़ा वालों ने कहा कि आप एक लोगो बना देंगे, ठीक है। तो आपने अपने आप को डिज़ाइनर के बजाय ऑडियंस पर ले जाना है। यानी ऑडियंस से मुराद ये कि आप एक पिज़्ज़ा लवर हैं, और
आपके माइंड में क्या चल रहा है कि यार किस तरह की चीज़ हो तो मुझे लगे कि ये कोई पिज़्ज़ा कंपनी है। ठीक है, यानी मैं एक कोई समझ लें कि कोई थर्ड पर्सन हूँ, मैं गुजर के जा रहा हूँ और एक कंपनी, ये एक बिल्डिंग के बाहर एक कंपनी का नेम लिखा हुआ है और साथ एक पिज़्ज़ा की कोई तस्वीर या कुछ ऐसा बना हुआ है जिससे मैं अट्रैक्ट हो गया हूँ कि जी मैंने सोच लिया है कि यार ये भी कोई पिज़्ज़ा कंपनी है, मैं नेक्स्ट टाइम अगर पिज़्ज़ा खाने को दिल करेगा तो मैं यहाँ आऊँगा। ठीक है, तो अब अगर वो लोगो ही उसमें कोई पिज़्ज़ा का तज़किरा नहीं है उसके सिंबल में, या कुछ और फॉक्स वगैरह या कोई समझ लें कोई प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, ठीक है, तो उससे तो आइडिया नहीं हो रहा कि ये पिज़्ज़ा है भी कि नहीं है। तो आपने एक ऑडियंस की तरह सोचना है, ये डिज़ाइनर से भी पहले आपने ऑडियंस बन के सोचना है। ठीक है, अच्छा, गेट एवरीवन इन्वॉल्व्ड। गेट एवरीवन इन्वॉल्व्ड का मतलब ये है कि जब भी आपको डिज़ाइन बनाया करें तो उसको आप शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, कि जी ये देखें ये आपको कैसा लगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि डिज़ाइनर जब डिज़ाइन कर रहा होता है ना तो कुछ आंखें खुली होती हैं, कुछ बंद होती हैं, जिससे उसको कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, और कोई ऐसा जो है रॉ हैंड बंदा जिसको डिजाइनिंग की अलिफ बे का भी नहीं पता, वो देख के आपको ये बता देता है कि जी इसमें अगर ये होता तो ये ऐसे हो जाता, तो उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो आपके डिजाइन को मच बेटर कर देगी जो कि आपने ऑलरेडी उसको बना रखा है उससे। तो गेट एवरीवन इन्वॉल्व का मतलब ये होता है कि आप दोस्तों को ऐड करें, और ख़ास तौर पे अगर आप एक अपना डिज़ाइन सर्कल बना लें, कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, लाइक कोई व्हाट्सएप ग्रुप है ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से, या सोशल मीडिया पे फेसबुक ग्रुप्स हैं, इंस्टा के कुछ ग्रुप्स हैं, तो उनको ज्वाइन करें। उससे क्या होगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट और बेहतर होगी। वैसे ज़्यादातर ये जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं इसमें यानी अजीब अजीब टॉन्टिंग करने वाले अजीब से लोग होते हैं कि जी आपने कोई फर्स्ट टाइम में कोई डिज़ाइन किया, आपने उस ग्रुप में पोस्ट कर दिया, उसके ऊपर आकर अजीब पोखरी उल्टे सीधे घटिया से कमेंट कर रहे होते हैं, उससे बंदा पहले आते डिसहार्ट हो जाता है, यार मैं अच्छा डिज़ाइनर नहीं। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आप अच्छे डिज़ाइनर नहीं है, अभी आपका स्टार्ट है, आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है ना अपना इनर को आप सेटिस्फाई रखना है कि जी जो भी काम मैं कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, दूसरों के डिज़ाइंस देखकर इंस्पिरेशन लेकर उससे भी बेहतर करने की कोशिश करें। तो बाकी नहीं बनता तो आप जो एज क्लासमेट्स हैं फीमेल्स फीमेल्स के साथ एक ग्रुप बना लें, अपने डिज़ाइन एक दूसरे के साथ शेयर करें, मेल्स मेल्स के साथ बना लें अपने डिज़ाइन। जी, जी। जी, बिल्कुल मोटिवेट रखना अपने आप को। और दूसरा ये कि आप जब इस तरह करेंगे कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उसमें आपके क्लास में से जो काम करने वाले लोग हैं, 5-6 लोग ऐड हैं, आपने उसमें डिज़ाइन सेंड किया तो सबको पता है कि हम एक-दूसरे जैसे ही हैं, कोई सुपीरियर नहीं है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि जब आप कोई यानी उस पे जो क्रिटिसिज्म आएगा या जो उस पे अपडेट्स आएँगी, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि बंदा इतना जो है एप्रिसिएशन से नहीं सीखता जितना क्रिटिसिज्म से सीखता है। ठीक है, कुछ इवेंट होते हैं जो इंसानी दिमाग में रह जाते हैं, और ख़ास तौर पे वो वाले इवेंट रह जाते हैं जिसमें आपकी इंसल्ट होती है, ठीक है? तो या जिसमें आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया होता है। आपकी कोई तारीफ़ करेगा ना तो आपको वो 2-4 साल बाद नहीं याद रहेगी। और अगर आपको किसी ने कहीं पर इंसल्ट किया होगा या किसी ने क्रिटिसाइज़ किया होगा किसी मामले पे, आप 10 साल बाद भी उसको सोचेंगे तो वो आपको याद आ जाएगी। तो ये जो क्रिटिसिज्म होता है, ये क्रिटिसिज्म आपके ग्रो के लिए एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है, जिसको लोग नेगेटिव ले जाते हैं और एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आप लोग मैं आप लोगों की जितनी भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं, मैं उस पर कभी भी नेगेटिव जाके नहीं करता कि जी ये क्या अजीब सा बनाया हुआ है या कुछ,
ऐसी वैसी बात नहीं करता, मैं हर जगह पे हर स्टूडेंट को अप्रिशिएट ही कर रहा होता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप मोटिवेटेड रहेंगे तो काम अच्छा करेंगे। ठीक है। अच्छा, गेट एवरीवन इन्वॉल्व हो गया। एक और टेक्निक है लोगो डिजाइन की जिसको कहते हैं मूड बोर्ड। अच्छा, अब मूड बोर्ड में क्या होता है कि आप डिफरेंट तरह की चीजें लेते हैं। यानी लाइक एक मूड बोर्ड के हवाले से एक वेबसाइट आपको बताता चलो, ये देख लें। इसके ऊपर सब लोग अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें, या ऑलरेडी आपका होगा भी तो वेल एंड गुड। पिंटरेस्ट एक साइट है, ठीक है। पिंटरेस्ट के ऊपर जाकर जब आप इस पे लॉगिन कर जाएंगे तो लॉगिन में आपको, या मैं कर ही लूँ लॉगिन, कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ। और इस पर हम ले लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया बायोटेक्स ट्रेनिंग्स। और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। मेल फीमेल स्पेसिफाई अनदर। इसमें से आपने डिफरेंट इंस्पिरेशन जो भी आपकी है, आपने किस किस चीज़ों को लाइक करना है, फिर उसी तरह की चीज़ें आपको शो होती हैं। जैसे आप फेसबुक पेज में से जिस जिस तरह के पेजेस लाइक करें, फिर उसी तरह की सजेशंस आपको आ रही होती हैं। तो इसमें आपका कैलीग्राफी हो गया, ठीक है जी, मैन वाचिज हो गया। काफ़ी सारी इसमें कैटेगरीज हैं, लाइक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डिज़ाइन होगा, आर्किटेक्चर होगा, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, लाइक मैं डिज़ाइन देखना चाह रहा हूँ। ये कुछ ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स भी बेहतर है। और भी जो आपको इसमें बेहतर लगे। हेल्थ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, मैन स्टाइल, कॉन्सेप्ट कार्स, डिज़ाइन, ये मैं असल में देखना चाह रहा। बाकी आपने चार कह रहा है इस्लामिक कैलीग्राफी, सेलिब्रिटी, लव कोड, वॉलपेपर, नेचर, फोन लाइफ। चलो मैं वॉलपेपर लेके इसको मैं डन कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, अब होता क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको ओके करेंगे तो उससे रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब मैंने कहा कि मैं कोई फूड से रिलेटेड लोगो बनाना चाह रहा हूँ। लाइक मैंने लिखा फूड लोगो। ठीक है, अब डिफरेंट लोगो कॉन्सेप्ट, इसमें बेशुमार इतनी की मोटिवेशन होगी, इसमें आपके लिए इतने के डिजाइन होंगे हर चीज में, फिर इसका कोई हिसाब नहीं। अब आप करते क्या है कि लाइक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, लाइक एक स्पून है, एक फॉग है, और उसी के साथ एक प्लेट भी बनी हुई है। लाइक ये देखिए, ये एक प्लेट है, इसमें स्पून भी है और फॉग भी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ, यहाँ देखें, शवारमा का कॉन्सेप्ट देखें, शवारमेज कंपनी का नाम है। और वो जैसे चिकन उन्होंने हैंग किया हुआ होता है शवारमे के लिए, तो उसका कॉन्सेप्ट देखिए, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये फूड के हवाले से देख ले, उसके फिश के हवाले से, सी फूड। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं। अब सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद है, मैं ये चाह रहा हूँ
कि मैं इस कॉन्सेप्ट को सेव करूं। अब वो मुझसे पूछेगा कि क्या मसला है। सेंड पिन सेव्ड में, अच्छा मैंने ना कुछ कैटेगरीज बनानी है। असल में ना ये इंटरफेस इन्होंने कुछ चेंज चूंज कर दिया है। बायोटेक्स ट्रेनिंग पिंस तो खैर सेव हो रही हैं, लेकिन यहाँ से बोर्ड बनाना है हमने, मूड बोर्ड्स बनाने। लाइक मैं इसे कहता हूँ कि फूड लोगो इंस्पायरेशन, ठीक है। अब कीप दिस बोर्ड सीक्रेट, आप चाहें तो इसको अपने तक रख सकते हैं, नहीं तो ये पब्लिक को भी शेयर हो रहा होगा, आपने यहाँ से इसको क्रिएट कर लिया। फूड लोगो इंस्पिरेशन आपने सेव किया, ठीक है। अब क्या है कि लाइक मैंने इसको यहाँ से डन कर दिया और वापस आ गए हम होम के ऊपर। होम पर आकर मैंने यहाँ पर सर्च कर लेना फूड लोगो, फूड लोगो डिजाइन या जो भी आपने लिखना है। आपको कोई कहता है कि जी मेरी कोई फूड कंपनी है उससे रिलेटेड, हम कोई रेस्टोरेंट है उससे रिलेटेड हम कोई लोगो बनवाना चाहते हैं, ठीक है। लाइक मैंने इसे कहा कि इसको सेव करें। प्रोफाइल में क्यों सेव हो रहा है? या इन्होंने कुछ चेंज कर दिया इसको। फाइव पिन रिपोर्ट पिन ये भी नहीं सेव, जब हम करते हैं ना तो वो हमारे से पूछता है किस बोर्ड में सेव करना है, किस मोड बोर्ड में सेव करना है। उसमें जाके हम सेव करते हैं, सारी चीज़ें वहीं होती हैं। उसके बाद हम उसी मोड बोर्ड को ओपन करते हैं और उसमें से देखकर अपने स्केचेस करते हैं, उनको देख देख के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिला मिला के स्केचेस करते हैं, उसके बाद उनको डिजिटाइज कर लेते हैं। अब ये पता नहीं मैं कहाँ कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या इन्होंने कुछ चेंज कर दिया है। सेव करते साथ ही वो आपसे पहली बार ये पूछता था किस में सेव करना है, किस कैटेगरी में। अनडू टू प्रोफाइल करें अगर हम इसे, मेरे ख्याल में फिर ये इनर साइड पर जाकर ही होगा। इसमें जाएंगे हम, यहाँ पे ये आ गया, अच्छा इसमें से जाकर फिर हम करना पड़ेगा लाइक। अच्छा अभी इन्होंने फिर ये कर दिया है कि यहाँ से आपने पहले एक बनाई वो मोड बोर्ड बनाया, जो आपने मोड बोर्ड का नेम लिखा इसने उसी से रिलेटेड आपको सर्च खुद ही करके दे दिया। आपने मोड बोर्ड के अंदर जाना है, उसके बाद इनको ऐड करते जाना है इसके अंदर। ये ऐड हो गया, लाइक ये ऐड हो गया, दो कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है ठीक है। और ये ऑरेंज भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये फूड से रिलेटेड नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे फिलहाल, क्योंकि ऑरेंज की बात नहीं कर रहे हम, फूड की बात। ये शेफ से रिलेटेड एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है फूड में, ठीक है। आफ्टर दैट हैप्पी कॉफ़ी, ये देखें ये कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि स्माइलिंग फेस है हैप्पी, और कॉफ़ी जो है एक उसने इस तरह से ओवरऑल लिख दिया है। इसको आप ऐड कर लें, यानी जितनी भी चीज़ें आप करेंगे, जैसे ये आपकी कंपनी का फूड कंपनी का नाम अगर एस से शुरू होता है तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें आप एस डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉक ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, स्पून ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ये देखें, लाइक अगर आपका कोई कंपनी नेम है फूड हाउस, तो फूड हाउस में बड़ा बेहतरीन इंस्पिरेशन है, इससे रिलेटेड आप कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर सकते हैं इसी से इंस्पायर होकर। अच्छा अब देखें, होता ये है कि जब भी आप कोई मूड बोर्ड बनाते हैं, लाइक आपने इस मूड बोर्ड को ओपन किया,
तो आपके सामने ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपना कॉपी पेंसिल पकड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो टैबलेट है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी देखें। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसे कहता हूँ लाइक ये जो बना हुआ है ना, इस तरह से, इसके अंदर इसने लगाए हुए हैं, फॉक है और स्पून है और नाइफ है। तो हम यहाँ पर अगर ये करें कि इस तरह ये ये और ये वाली जो चीज़ है इसको हम यहाँ अगर ऐसे कर दें तो ये क्या होगा कि एक जो है पूरा शेफ भी नज़र आएगा, ठीक है, और एक इस तरह का बाउल भी नज़र आ रहा है। समझ आ रही बात कि हम किस तरह मोड बोर्ड सामने रख के जो डिफरेंट चीज़ें एट अ टाइम हमारे सामने रेलिवेंट आ रही होती हैं, तो उसमें हमारा इंस्पिरेशन लेवल, हमारा क्रिएटिविटी लेवल और ऊपर चला जाता है, हमें डिफरेंट आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लाइक यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि ये जो एस है, पर मैं नीचे से पतला हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर ये कुछ वेजिटेबल्स हैं। इन वेजिटेबल्स के वेक्टर्स को अगर मैं यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर फिट करूँ, ये वेक्टर आ गया, फिर ये वेक्टर आ गया, ठीक है, फिर ये चिल्ली का वेक्टर आ गया। यानी डिफरेंट वेक्टर्स आप इस तरह इसमें जो है ना, यानी यहाँ से तो मोटाई कम हो गई है लेकिन आपने एक जैसा रखना है। इस तरह कर दें तो ये भी आपका एक एस से रिलेटेड फूड लोगो बन जाएगा, यानी ये भी एक बड़ी बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा जो कि ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं होगा। मूड बोर्ड आपको इतना हेल्पफुल होता है नए आइडियाज को क्रिएट करने में कि आपकी सोच है। हाँ जी, ये कुछ चीजें कुछ हेल्पफुल साबित हुई हैं कि नहीं हुई? अच्छा, अब मुझे उम्मीद है कि आप एक बड़े बेहतरीन किस्म के लोगो डिज़ाइनर बन जाएंगे। कल की क्लास के बाद और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने फिर एक एक चीज़ डिटेल से लेके चलनी है कि आपने कौन सा स्टेप, कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड कम्बिनेशंस, फिर ये चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ये थी एक डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर लोगो डिज़ाइन के ऊपर, जो कि आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, ना किसी यूट्यूब से, ना किसी जो है ट्रेनिंग से। तो ये मैं लोगों का काम करवाने से पहले ये आपकी सबसे पहले आपका माइंड प्रिपेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स का माइंड प्रिपेयर किया जाता है कि आप लोग लोगो डिज़ाइन से पहले सोचेंगे कैसे, क्योंकि वो एक मौलाना रूमी का एक कोटेशन है कि इंसान के पास जो कुछ है उसकी सोच है, बाकी तो सब कुछ हड्डियां और गोश्त है। तो जो आपकी सोच है ना वही सब कुछ है। और जो है मोटिवेटेड रहें, ठीक है, और जो मैंने 3 रूल्स बताए थे उनके ऊपर अमल करें। मैं अभी पूछ लूंगा ना वो 3 रूल्स क्या थे, तो अभी आप लोगों को याद नहीं होने, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया अमल कर लेना। हाँ जी, याद है किसी को? जी, सबकी हेल्प करें, ठीक है, और बी पॉजिटिव।
and the third one, fair and unfair means of earning। अच्छा, नाजिया बेग ने भी सही बताए हैं। यानी उसने बताए हैं जो टेक्निकली जो मैंने बताए थे, इंस्पिरेशन है, इसके अलावा R&D है, R&D के बाद फिर कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेनस्टॉर्म आ जाता है, मोड आ जाता है। चलें जी, मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए इतना। और बाकी जो प्रैक्टिकल है लोगों का वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे उसको। और लेक्चर फीडबैक दे दें ताकि मैं फिर क्लास का एंड करूं। मैं असल में ना कुछ मीटिंग्स चल रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज के हवाले से। एक एकेडमी है तो उनके साथ कुछ मीटिंग्स चल रही हैं जिसकी वजह से मैं स्केड्यूल सारा डिस्टर्ब हुआ था। अभी अभी तो खैर मैं नहीं बता सकता कल की टाइमिंग के हवाले से, लेकिन उम्मीद है कि कल की क्लास एंड टाइम होगी। क्योंकि कल वैसे यानी स्केजुअल में मीटिंग कोई नहीं है, ठीक है। अगर कोई अचानक आ जाती है उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं पूरी ट्राई करूंगा कि कल एंड टाइम क्लास हो इंशाल्लाह। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह कल जो है इससे आगे हम करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उस पर हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे लोगो डिज़ाइन की। अल्लाह हाफिज़।